देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे पॉलिटेक्निक 2020 के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 6 के बारे में। क्योंकि इसके पहले 5 पार्ट हमने आपके लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने इन पांचों पार्ट्स को नहीं देखा तो इस वीडियो को देखने के पश्चात यानी कि पार्ट नंबर 6 को देखने के पश्चात वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आप पांचों पार्ट्स को आसानी से देख सकते हैं। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे, जितने भी थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कराएंगे, वो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। सो इसी टाइप के क्वेश्चंस आप तैयार करते रहिए। जैसा कि सबसे पहला क्वेश्चन अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक मेज पर 22 किलोग्राम भार का शंकु रखा है। ठीक है, एक शंकु है जो इस आकृति का होता है। ठीक है ना, इस आकृति का कोण जिसे कहते हैं। तो एक शंकु है जिसका भार कितना है, 22 किग्रा है, एक मेज पर रखा गया है, जिसकी आधार त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसकी आधार की त्रिज्या क्या है, जैसे कि ये अगर शंकु है तो इसकी आधार त्रिज्या यानी कि ये वाली दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पूछ रहा है कि मेज पर लगने वाला दाब क्या होगा। ठीक है, तो दाब बराबर तो आप जानते हैं ना कि P बराबर होता है F/A। ठीक है, यानी कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही हमारा दाब कहलाता है। ठीक है, लेकिन अगर भार के बारे में बात करें तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला भार भी हमारा दाब ही होता है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे M की वैल्यू दी गई है, M बराबर दिया गया है 22। ठीक है, और R बराबर दिया गया है यहाँ पे 20। तो अब हम यहाँ पे यही लगाएंगे, P बराबर M इंटू जी और अपॉन ए। M इंटू जी क्यों किया, क्योंकि F बराबर M इंटू ए ही होता है। ठीक है, और ए की जगह पे हम जी रख देंगे क्योंकि वो जो है वो शंकु उस मेज पर रखा गया है। ठीक है, तो इसलिए गुरुत्वीय त्वरण का मान हम रख देंगे, या फिर भार हम सीधे निकाल देंगे। भार, शंकु का भार क्या निकालेंगे, M इंटू जी वाले फॉर्मूले से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि W बराबर M इंटू जी होता है। तो इस स्थिति में W का मान निकाल देंगे और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला भार ही हमारा क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। तो इस तरीके से हम दाब का मान निकाल देंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम शंकु का भार निकालेंगे, तो W बराबर M इंटू जी होता है। M का मान 22 किग्रा है, तो 22 किग्रा लिख देंगे, इंटू जी न्यूटन हम लिख देंगे। ठीक है, अब इस G का मान रख देंगे, तो G का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे 22 में अगर 9.8 का गुणा करेंगे तो ये हमारा शंकु का भार निकल के आ जाएगा उतना न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि क्षेत्रफल निकाल देते हैं, एरिया निकाल देते हैं, क्योंकि एरिया निकालेंगे तभी तो हमारा जो है वो दाब का मान निकल के आएगा। भार में अगर एरिया का डिवाइड करेंगे तो ये देखिए, ये इस तरीके से शंकु होता है। ठीक है, तो शंकु का अगर नीचे वाला क्षेत्रफल देखेंगे आप, ये वाला तो एक सर्कुलर टाइप का है, यानी कि वृत्तीय टाइप का है आकृति, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम शंकु के आधार का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो आर का मान ऑलरेडी हमें पता है, आधार त्रिज्या 20 दी गई है, तो इस तरीके से हम पाई आर स्क्वायर यानी कि पाई इंटू 20 का स्क्वायर हम लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आ जाएगा 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400 होता है। तो 400 पाई हमारा वर्ग सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। क्या निकल के आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। अब इसको हमें क्या करना है, अब हमें इसको वर्ग मीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 सेंटीमीटर, ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1/100 मीटर हो जाएगा ना, 1/100 मीटर हो जाएगा। तो अब इसमें वर्ग सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 400 पाई को अगर हम वर्ग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है, 1/100 से भाग दिया जाता है। तो 1/100 से हमने भाग दे दिया, लेकिन यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर है, यानी कि 2 बार 100 से भाग दिया जाएगा। वर्ग मतलब क्या, वर्ग सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया,
हमने 2 बार 100 से भाग दे दिया। अब आप देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 4 से अगर 100 में भाग देंगे तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 और 4 पच्चे 20, 25 बार में कट जाएगा। यानी कि हमारा आधार का क्षेत्रफल निकल के क्या आया, पाई बटा में 25। ठीक है, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल हमारा सॉल्व करने पे निकल के आया पाई बटे में 25 वर्ग मीटर। क्या निकल के आया, वर्ग मीटर। इस वर्ग सेंटीमीटर को आप ज़रूर कन्वर्ट कर लेंगे वर्ग मीटर में। ठीक है, तभी हमारा आंसर निकल के आ पाएगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए मिसप्रिंट चूंकि हुआ है, वर्ग सेंटीमीटर ही लिखा गया है लेकिन वर्ग मीटर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद से आप देखेंगे कि दाब बराबर होता है भार बटे में क्षेत्रफल, ये ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसे आप हमेशा ध्यान रखेंगे। भार का मान हमने निकाला था W बराबर M इंटू जी से, M का मान 22 था और G का मान 9.8 था, तो हम वहाँ पे भार की जगह पे वो लिख देंगे। और क्षेत्रफल हमारा निकल के आया था पाई बटे में 25 वर्ग मीटर, तो पाई बटे में 25 हम लिख देंगे। ठीक है, तो अब ये 25 कहाँ जाएगा, ये 25 ऊपर चला जाएगा और पाई का मान अगर 22/7 रखेंगे तो पाई का मान 22/7 अगर यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे अगर मान लीजिए हम रख देते हैं 22 और बटे में 7, तो ये 7 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम 7 को ऊपर भेज देते हैं और 22 को नीचे ही रहने देते हैं, तो हमारा हो जाएगा 22 ऊपर वाला और गुणे 9.8 और फिर ये जो 25 गया है वो 25 और फिर 22/7 में जो 7 ऊपर गया है वो वाला 7। ठीक है, सब गुणा में रहेगा और बटे में 22 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है, तो ये 7 केवल ऊपर गया ना, तो ये तो 22 बचा ही और ये बटे में 25 है तो 25 भी ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पार्ट मिला। अब हम क्या करते हैं कि 22 से 22 कट जाएगा और गुणा कर देंगे तो हमारा 1715 पास्कल निकल के आ जाएगा। दाब का मात्रक पास्कल भी होता है और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है। क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है या फिर पास्कल भी होता है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कई बार दाब का मात्रक भी पूछा गया है, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया दाब का, कि दाब का फॉर्मूला होता है P बराबर F/A। तो यहाँ से अगर मात्रक निकालेंगे तो F का मात्रक न्यूटन होता है और A का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा या फिर पास्कल हो जाएगा। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा निकल के आ गया 1715 पास्कल, तो इस क्वेश्चन का D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें द्रव्यमान दिया गया है, तो सबसे पहले उसका हम भार निकालेंगे और उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे, दाब निकल के आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अब इस टाइप का न्यूमेरिकल्स अब आपसे मिस नहीं होगा और आप बहुत तेज़ी से इसे सॉल्व करेंगे। बस इसकी प्रैक्टिस बनाइए बहुत तेज़ सॉल्व करने की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दाब वाले फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। अगर वो फॉर्मूला आपको समझ आता है तो आसानी से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्या है क्वेश्चन, कि भारी ट्रकों अथवा ट्रैक्टरों के टायर बहुत चौड़े होते हैं ताकि वे, दूसरा ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे, कई ऑप्शन दिया गया है जैसा कि आप सभी देख रहे हैं। पहला ऑप्शन है सुंदर दिखाई दे, दाब कम पड़े, दाब अधिक पड़े और संतुलन बनाए रखे। ठीक है, तो सुंदर दिखाई देने के लिए तो बनाया नहीं जाता है चौड़ा टायर, जरूर कोई साइंटिफिक रीज़न होगा, तो ये तो आंसर हमारा बिल्कुल ऐसे ही गलत हो जाता है। संतुलन भी पतला चौड़ा अगर भी टायर रहेगा तभी भी संतुलन बन सकता है, तो ये भी हमारा गलत आंसर हो जाएगा। ये दो आंसर सही हो सकता है। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला जानते हैं कि P बराबर होता है F/A। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि भारी ट्रकों और ट्रैक्टरों के टायर बहुत चौड़े बनाए जाते हैं, यानी कि उनका जो एरिया होता है उन टायरों का, वो एरिया क्या होता है, वो एरिया बड़ा होता है। तो अगर एरिया बड़ा होगा तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि प्रेशर कम पड़ेगा। क्या हो जाएगा, एरिया बड़ा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। यानी कि आप देख सकते हैं कि व्युत्क्रमानुपाती का साइन है, P का और A का उल्टा संबंध है। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो एरिया तो ज़्यादा है ही, क्योंकि चौड़ा बनाया जा रहा है टायर, तो टायर चौड़ा बनाया जा रहा है जिससे कि प्रेशर कम पड़े। ठीक है, तो भारी वाहनों का सड़क पर दाब कम पड़े इसलिए जो है वो उनके चौड़े टायर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का B ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
इसे अच्छे से भी समझ लीजिएगा इस फॉर्मूले से कि देखिए P बराबर होता है F/A, यानी कि क्षेत्रफल टायरों का ज़्यादा किया जाता है ताकि उन भारी वाहनों का दाब कम पड़े, सड़क पर उन भारी वाहनों का दाब कम पड़े, जिससे हमें जो है वो राइड करने में या फिर उस सड़क पर कोई भी क्षति न पहुंचे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दाब कम पड़े। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से हम फॉर्मूले के द्वारा आपको समझा पाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, फटाफट बताइए इसका आंसर। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ही माध्यम में दो तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जाओं का अनुपात 9:16 है, इन तरंगों का आयामों का अनुपात होगा। यह क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सा है, आप यहाँ पे ही सॉल्व कर सकते हैं। देखिए माध्यम में तरंगों द्वारा संचित ऊर्जा और आयाम में एक संबंध होता है, I बराबर KA², ठीक है। जो ऊर्जा होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है। तो इस तरीके से I बराबर KA² होता है। तो ये तो एक के लिए हो गया I1 बराबर KA1², लेकिन यहाँ पे अनुपात दिया गया है, यानी कि जाहिर सी बात है 2 का दिया गया है। तो इस स्थिति में हम लिखेंगे कि I1 बटे में I2 बराबर KA1 का स्क्वायर और बटे में KA2 का स्क्वायर, यही तो लिखेंगे। K से K कट जाएगा तो I1 बटे में I2 बराबर A1 का स्क्वायर बटे में A2 का स्क्वायर। तो ऊर्जाओं का अनुपात 9 संबंधित 16 दिया गया है, यानी कि अगर I की जगह पे हम 9 लिख दें I1 की जगह पे और I2 की जगह पे 16 लिख दें, तो हम बराबर में लिख सकते हैं कि A1 का स्क्वायर और बटे में A2 का स्क्वायर। तो अब A1 A2 का मान निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा √9 बटे में 16 बराबर A1 बटे में A2, और √9 यानी कि 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 और 16 का वर्गमूल 4 होता है। तो 3/4 बराबर हमारा हो जाएगा A1 बटे में A2। तो अगर हम इसका संबंध निकालेंगे तो A1 संबंधे A2 बराबर हमारा हो जाएगा 3 संबंधे 4। तो इस क्वेश्चन का आप देख सकते हैं 3 संबंधे 4 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप समझ पाए होंगे। सिंपल सा एक फॉर्मूला है साहब, कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है कि I बराबर KA², तो K तो कट जाएगा, तो I1 बटे में I2 बराबर A1 का स्क्वायर बटे में A2 का स्क्वायर। ऊर्जाओं का अनुपात दे दिया गया है 9/16, तो 9/16 लिख देंगे और A1 A2 का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो 3 संबंधित 4 निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को समझना है और सोचना है। अगर मैं यहाँ पे कह दूँ कि अगर इसका अनुपात जो है वो 25 संबंधे 64 है, 25 संबंधे 64 है, तो इस स्थिति में उन तरंगों का आयाम क्या होगा, आप हमें कमेंट में बताएंगे, ठीक है ना। चलिए इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल टाइप का है। क्या है क्वेश्चन कि दो पहाड़ियों के बीच खड़ा एक व्यक्ति जब बंदूक से गोली चलाता है तो उसे क्रमशः 2 सेकंड तथा 3 सेकंड बाद प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। यदि वायु में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड हो तो पहाड़ियों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, इसको डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। ये 2 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, ये 2 पहाड़ियाँ हैं, इनके बीच में जो है वो एक व्यक्ति खड़ा है। ये जो है वो यहाँ से गोली चलाता है, यहाँ से ये गोली चलाता है। तो इस स्थिति में इस गोली की आवाज़ इस पहाड़ी से टकराने के पश्चात 2 सेकंड बाद ये इसे सुनाई देती है और इस पहाड़ी से टकराने के पश्चात 3 सेकंड बाद इसे सुनाई देती है। तो अब ये पूछा जा रहा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो इस स्थिति में आपको इसका आंसर निकालना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो एक छोटा सा डायग्राम हम बना लेते हैं कि मान लीजिए ये पहाड़ी है और ये इस तरफ पहाड़ी है और ये मनुष्य जो है वो इसके बीच में है। इस मनुष्य से पहले पहाड़ी के बीच की दूरी है D1 और दूसरे पहाड़ी के बीच की दूरी है D2। तो अगर हम D1 D2 का मान निकाल के जोड़ दें तो दोनों पहाड़ियों के बीच की दूरी हमारी निकल जाएगी। तो यहाँ पे लिखा गया है कि माना कि पहाड़ी की दूरी D1 तथा दूसरी पहाड़ी की दूरी D2 है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डायग्राम में बता दिया। तो एक फॉर्मूला होता है कि T बराबर 2D/V। ठीक है, जो प्रतिध्वनि होगी वो 2D/V हो जाएगी। ठीक है, समय जो निकालेंगे अगर हम तो 2D/V
T बराबर 2D/v भी, इस फॉर्मूले को आप हमेशा याद रखेंगे। तो अब अगर हम v के रूप में इसकी वैल्यू निकालें, v यहाँ पे कर दें और t को यहाँ पे कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं कि v बराबर 2D/t। ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे, v बराबर 2D/t। मैं फिर से उस डायग्राम को बना देता हूँ जिससे कोई परेशानी आपको ना हो। तो यहाँ पे मैंने बना दिया, इसके बीच की दूरी है d1 और इसके बीच की दूरी है d2। ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि v बराबर 2D/t, ये फॉर्मूला आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए ज़रा कि v का मान कितना दिया गया है। v का मान क्वेश्चन में ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड दिया गया है, तो 332 हम लिख देंगे v की जगह पे। ठीक है, अब 2d1, d1 की वैल्यू कितनी दी गई है, नहीं दी गई है कुछ भी, तो 2d1 ऐसे रख देते हैं। और t का मान कितना दिया गया है, पहली पहाड़ी से टकराने के पश्चात 2 सेकंड पश्चात वो ध्वनि सुनाई देती है, तो t बराबर हम लिख देंगे 2 सेकंड। तो इस तरीके से d1 की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ 332 मीटर d1 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, ठीक इसी तरीके से अगर d2 की वैल्यू निकालें तो वही फॉर्मूला v बराबर 2d2 और बटे में t2। ठीक है, तो इस तरीके से v का मान 332 रख दिया, 2d2 का मान नहीं पता है, उसी का मान पता करना है, और बटे में t2 का मान 3 सेकंड बाद सुनाई देती है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो 3 सेकंड हम लिख देते हैं। तो इस तरीके से जब इसमें गुणा करके और 2 से भाग देंगे तो 498 मीटर d2 का मान निकल के आ जाएगा। अब मैंने जैसा कि कहा, इस तरीके का डायग्राम बनाया था, इस मनुष्य को यहाँ पे बैठाया था और ये d1 दूरी थी और ये d2 दूरी थी। तो मैंने कहा था अगर d1 d2 को जोड़ दें तो इन पहाड़ियों के बीच की दूरी निकल आएगी। तो d1 d2 का मान हमने निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि d1 का मान ये रहा, d2 का मान ये रहा। तो अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारी इन पहाड़ियों के बीच की दूरी निकल जाएगी। तो सिंपली से हम 332 और 498 को जोड़ देते हैं तो 830 मीटर हमारा करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे कह रहा है एक चीज़ कि उसे क्रमशः 2 सेकंड तथा 3 सेकंड बाद प्रतिध्वनियां सुनाई देती हैं। तो इसके भी कंसेप्ट को समझ जाइए। प्रतिध्वनि क्या है, मान लीजिए यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, और यहाँ पे एक दीवार है या फिर पहाड़ है। तो यहाँ से जब कोई आवाज़ निकलता है तो ये आवाज़ इस पहाड़ से टकराकर और जितने समय में इस व्यक्ति को पुनः सुनाई देगा वो जो है वो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, प्रतिध्वनि यानी कि किसी अवरोध से टकराकर ध्वनि का दोबारा सुना जाना ही प्रतिध्वनि कहलाता है। तो इस स्थिति में अगर मान लीजिए कि इस व्यक्ति से इस पहाड़ी के बीच की दूरी d1 है, तो ये ध्वनि जो जाएगी पहाड़ी तक तो उसे d1 दूरी तय करनी पड़ेगी। लेकिन फिर इसे टकरा कर जब व्यक्ति को सुनाई देगी तो जाहिर सी बात है कि d1 दूरी एक बार और तय करनी पड़ेगी। तो पूरी दूरी अगर हम निकालें तो d1 प्लस d1 हो जाएगा, यानी कि टोटल दूरी कितनी तय की, 2d1। यहाँ पे d1 ही लिख दीजिए क्योंकि d1 दूरी ही तो है, तो 2d1 हमारा पूरा दूरी हो गया। तो इस स्थिति में चाल बराबर आप सभी जानते हैं दूरी बटा समय होता है। तो दूरी हमारा निकल गया 2d1 और बटे में समय कितना लगा t। तो इस तरीके से यही फॉर्मूला हमारा निकल के आया था कि v बराबर 2d/t। तो इसी फॉर्मूले से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मुझे लगता है कि बहुत आसान मेथड से मैंने आपको बताया और बताने में थोड़ा सा टाइम लगा। बाकी अब कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगर मैं यहाँ पे चेंज कर दूँ कि जैसे मैं कहूँ कि ये वाला 4 सेकंड पश्चात हमें सुनाई देता है और ये वाला जो है वो 6 सेकंड पश्चात प्रतिध्वनि इसकी सुनाई देती है, तो इस स्थिति में हमारा पहाड़ियों के बीच की दूरी कितनी होगी ये आप खुद से सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट में बताएंगे। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा जिससे आपको इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करना आ जाए। चलिए, मुझे लगता है कि आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ और हर एक वीडियो में जितनी भी टेस्ट सीरीज़ की वीडियो हमने ली है उन सभी में बहुत आसान और बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन को कराया हूँ जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो सभी पार्ट्स देखिए साहब, मैं थोड़ा सा समय आपका लेना चाहूँगा कि देखिए मैथमेटिक्स का हमने 15 से 16 पार्ट अभी तक अपलोड कर दिया है। फिजिक्स के टेस्ट सीरीज़ का ये 6वां पार्ट है। केमिस्ट्री का 5 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है।
है। इसके अलावा टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ भी चलती है, टॉप 1 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज़ हमारे चैनल पे है। इसके अलावा चैप्टर वाइज भी स्टडी हमने करा रखी है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें न्यूमेरिकल के ऊपर भी स्पेशली कई वीडियोस हमने बनाई है, तो आप सभी देख सकते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम इतना नज़दीक आया है, आप तैयारी क्यों नहीं करते? मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी। तो लिखिए अभी इसी वक्त कमेंट सेक्शन में, जो अभी तक हमारी इस वीडियो को देख रहा है, कि सर आज से मैं बहुत अच्छी तैयारी करने वाला हूं और अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में हिला कर रख दूंगा, बहुत ज़बरदस्त नंबर लेके आऊँगा। मैं आपके कमेंट का वेट करूँगा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में ये बताया जा रहा है कि निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में से कौन सी तरंगे मनुष्य को सुनाई नहीं देंगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, बड़ा सिंपल सा है। पहला ऑप्शन है आपका 15 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 450 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 2000 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें से कौन सी सुनाई नहीं देंगी, ठीक है ना। तो आपको मैंने बताया था कि जो श्रव्य तरंगे होती हैं, जिनकी आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, सिर्फ वही तरंगे मनुष्य को सुनाई देती हैं। उन्हें क्या कहते हैं? श्रव्य तरंगे कहते हैं, सोनिक ऑडिबल वेव्स कहते हैं। ठीक है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक के बीच में जो भी तरंगे होंगी वो हमें सुनाई देंगी। तो ये 450, 20 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही है। 2000 भी 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही है। लेकिन ये जो 15 हर्ट्ज है ये 20 से कम है, यानी कि जाहिर सी बात है कि 15 हर्ट्ज की तरंगे जो हैं वो हमें सुनाई नहीं देंगी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो हमें सुनाई देती हैं वो 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में ही होती हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम श्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखेंगे। कई बार पूछा गया है कि मनुष्य को जिस आवृत्ति तक की तरंगे सुनाई देती हैं उनकी आवृत्ति किस रेंज में होती है। तो ये भी पूछा जाता है ऑप्शन में। 20 से 20,000 हर्ट्ज वाला भी ऑप्शन दिया जाता है, तो उस समय आप उस ऑप्शन को क्लिक करेंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन को पूछने का तरीका बदल दिया। यहाँ पे पूछ लिया कि निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में से कौन सी तरंगें मनुष्य को सुनाई नहीं देंगी। तो कौन सी नहीं देंगी? 15 हर्ट्ज वाली, क्योंकि श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होनी चाहिए। यही तरंगे, इसी आवृत्ति के अंडर की तरंगे हमें सुनाई देती हैं। तो 15 हर्ट्ज चूंकि 20 हर्ट्ज से कम है, इसलिए ये सुनाई नहीं देंगी। ये क्वेश्चन देखिए पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि गैस के अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। गैस के किस पर निर्भर करती है? तो इसका तो सिंपल सा आंसर है गैस के ताप पर। जैसे जैसे ताप बढ़ाते हैं उनके अणुओं के मध्य गतिज ऊर्जा जो है वो लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, तो गैस के अणुओं की मध्य गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? उसके ताप पर निर्भर करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट तथा केल्विन तापमापी में एक सा पाठ्यांक प्राप्त होगा। किस तापमान पर? ऐसा कौन सा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन तापमापी में एक सा पाठ्यांक प्राप्त होगा? तो इसके लिए करना क्या होगा कि फ़ारेनहाइट में भी अगर सेम वैल्यू रखेंगे और केल्विन की जगह पे भी सेम वैल्यू रखेंगे, तो जो सेम वैल्यू की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन देख सकते हैं, 2 बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक फॉर्मूला होता है C/5 = F - 32/9 बराबर K - 273 और बटे में 5। ठीक है, तो हमको सिर्फ केल्विन और फ़ारेनहाइट में संबंध दर्शाना है। तो ये वाला हटा देंगे, तो ये वाला हटा देंगे, तो ये वाला फॉर्मूला हमें प्राप्त होगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें मैंने आपको क्या कहा, फ़ारेनहाइट और केल्विन की जगह पे कोई एक वैल्यू पुट कर दीजिए, क्योंकि एक सा पाठ्यांक कह रहा है प्राप्त होना चाहिए। तो एक सा पाठ्यांक प्राप्त होने के लिए यहाँ पे भी एक्स रख देते हैं और यहाँ पे भी एक्स रख देते हैं, और सिंपली इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वही हमारा जो है वो उस तापमान का मान होगा। तो आप सॉल्व करिएगा तो आएगा 574.25 डिग्री, यानी कि 574.25 डिग्री एक ऐसा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और केल्विन तापमापी में एक सा पाठ्यांक प्राप्त होगा। तो इस क्वेश्चन का
डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जाता है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान जो है वो बराबर होता है। तो उसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की जगह पे सेम रखेंगे, जैसे एक्स ही रख देंगे और एक्स की वैल्यू आएगी -40 डिग्री। -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जिस पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। तो मुझे लगता है कि अब इस टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह निर्भर करता है। ये तो चीज़ आपको पता ही होगा। दो वस्तुएं हैं, अगर मान लीजिए ये वस्तु है एक और एक ये वस्तु है, इनको अगर अपने में कंटेक्ट में लाएंगे तो इनके मध्य ऊष्मा का प्रवाह किस बात पर निर्भर करेगा, हीट का ट्रांसफ़र किस बात पर निर्भर करेगा। तो यहाँ पे बड़ा सिंपल सा आंसर है कि उनके तापांतर पर, कि उनके टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल इसका टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो ऊष्मा का स्थानांतरण इस वाले वस्तु से इस वाले वस्तु की तरफ होगा, ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऊष्मा उच्च ऊष्मा से निम्न ऊष्मा की तरफ ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, ठीक है। तो उनके तापांतर पर निर्भर करता है। दो वस्तुओं में ऊष्मा का प्रवाह उसके तापांतर पर निर्भर करता है, तापों में अंतर पर निर्भर करता है, इसके अलावा किसी बात पे वो निर्भर नहीं करता। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि आप सभी देखे होंगे कि जो रात में बादल जब लगा होता है तो वो वाली रात स्वच्छ आकाश वाली रात की अपेक्षा अधिक गर्म हमें लगता है। ऐसा क्यों? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है कि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, ठीक है। दूसरा है कि बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात को गर्मी का विकिरण करते हैं। तीसरा है कि बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। और चौथा ऑप्शन है कि बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। इसको अच्छे तरीके से भी समझ लीजिए। देखिए ये सूर्य है और ये हमारी पृथ्वी है, एक तरीके से मान लेते हैं। तो जब स्वच्छ आकाश होता है तो दिन में क्या होता है कि सूर्य की विकिरणें जो हैं वो पृथ्वी पर पड़ती हैं, ठीक है। तो पृथ्वी पर पड़ने से संपूर्ण पृथ्वी मंडल जो है वो गर्म हो जाता है, पूरी हवाएं जो हैं वो हमारी गर्म हो जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे रात होता है तो रात होने पे क्या होता है, रात होने पे ये होता है कि ये जो गर्म हवाएं हैं ये ऊपर की तरफ भागती हैं, हल्का होकर ऊपर की तरफ भागती हैं। तो अगर वायुमंडल में जो है वो हमारा अगर बादल रहेगा तो ये बादल जो है वो ऊष्मीय विकिरण को ऊपर नहीं जाने देता, इससे टकराकर ऊष्मीय विकिरणें फिर से जो है वो पृथ्वी की तरफ लौटने लगती हैं, जिससे ऊष्मीय विकिरण के कारण हमें रात को बादल वाली रात में अधिक गर्मी लगता है स्वच्छ आकाश वाली रात के मुकाबला। क्योंकि अगर स्वच्छ आकाश रहेगी तो ये जो गर्म हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी हल्का होके, वो पूरे वायुमंडल में फैल जाएंगी, ऊपर की तरफ चली जाएंगी। तो इस स्थिति में नीचे वाला जो पोर्शन है वो ठंडा हो जाएगा, इस स्थिति में हमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगी। लेकिन जब अगर बादल आकाश में उपस्थित रहेंगे तो बादल चूंकि कम ही दूरी पर रहते हैं, इसलिए ऊष्मीय विकिरण जब ऊपर की तरफ उठती हैं तो इससे टकराकर और पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं, धरातल पर वापस आ जाती हैं, जिससे हमें गर्मी का आभास होता है। तो मुझे लगता है कि आसानी से मैंने इस चीज़ को क्लियर कर दिया। तो बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, इसके कारण हमें बादल वाली रातें जो है वो स्वच्छ आकाश वाली रातों की अपेक्षा अधिक गर्म दिखती है, ठीक है, अधिक गर्म महसूस होती है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि गर्म करने पर विस्तारण क्या होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है। केवल ठोस पदार्थ में होता है, पदार्थ का भार बढ़ा देता है, तीसरा है पदार्थ का घनत्व घटा देता है, चौथा ऑप्शन है सभी द्रव और ठोसों में समान दर से होता है। तो जब आप ठोस पदार्थ को जब किसी को गर्म करते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को गर्म करते हैं, तो केवल ठोस पदार्थ में होता है, यानी गर्म करने पर जो उसका आयतन है वो बढ़ता है।
तो किस में बढ़ता है? तो वो तो सभी चीज़ में बढ़ता है भाई। द्रव को भी हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, एक तरीके से बदलाव नज़र आएगा। तो ये वाले में करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि पदार्थ का घनत्व घटा देता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं विस्तारण मतलब क्या, बढ़ता है। गर्म करने पे विस्तारण, अगर आयतन बढ़ेगा तो पदार्थ का घनत्व क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्योंकि घनत्व बराबर आप जानते हैं द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो अगर आयतन का मान बढ़ाते हैं तो घनत्व का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है। ठीक है, गर्म करने से जो विस्तारण अगर बढ़ता है तो पदार्थ का घनत्व घट जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला से आप देख सकते हैं D बराबर m बटा v होता है। यानी कि v का मान अगर बढ़ेगा, विस्तारण बढ़ेगा तो घनत्व घट जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आप सारे क्वेश्चन को सीख पाए होंगे और इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी सटीक इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा पाए होंगे और काफ़ी अच्छा लगा होगा आज का ये वीडियो। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कॉमेंट में बताइए, और यहाँ तक आ गए हैं तो एक बार हमें ज़रूर बताइएगा कि यहाँ तक आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ तक हमारी वीडियो, और इस वीडियो को शेयर भी करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।